सादत हसन मंटो ने एक दफा कहा था कि औरतें हमें अपने ही घर की क्यों नजर आती हैं, दूसरी औरतें बिल्कुल उसी तरह हमें नजर आती हैं जिस तरह कसाब की दुकान के बाहर कुत्तों को गोश्त नजर आता है। तो आज की जो मेरी वीडियो का मौजू है वो शबनम का एक बहुत ही मशहूर वाकया। ये 12 और 13 मई 1978 9 गुलबर्ग के अंदर एक कोठी का वाकया है जो शबनम और रॉबर्ट घोष जो उनके शौहर थे वो अपने ड्राइंग रूम के अंदर सो रहे थे। दूसरे कमरे के अंदर उनका बेटा रोनी सो रहा था और थर्ड कमरे के अंदर उनका जो सेक्रेटरी था यानी फैज अहमद वो सो रहे थे। रात के तकरीबन 4 बजे सुबह के टाइम यानी अचानक दरवाजा नॉक होता है तो रॉबिन घोष बोलते हैं कौन, व्हाट्स द प्रॉब्लम, क्या मसला है। तो जो उनके पर्सनल सेक्रेटरी होते हैं वो बंगाली जुबान में उनको कहते हैं कि आप समझ आइए। फिर अचानक दूसरे कमरे के अंदर किसी पर जिस्मानी कॉर्पोरल पनिशमेंट यानी तशद्दुद वायलेंस की आवाजें आती हैं और यानी शोर की बहुत सारी आवाजें आती हैं जिसपे घबरा कर रॉबिन घोष जो होते हैं वो दरवाजा खोल देते हैं। अचानक 3 बंदे जो होते हैं, एक के हाथ में खंजर होता है, एक के हाथ में 2 नाली गन होती है, थर्ड जिसके हाथ में पिस्टल होता है वो यानी एक बंदा जो होता है वो रॉबिन घोष को हैंड्स अप कर लेता है और उसे कहता है कि आप मुंह जो है दूसरी तरफ कीजिए। और शबनम के कानों की जो बालियां होती हैं और उसके सोना जो होता है वो छीन लेते हैं। उस वक्त उनके घर के अंदर 1 लाख रुपया होता है और वो कहते हैं कि हम आपके बेटे को थ्रेट करते हैं, उसको मार देंगे अगर आपने कम से कम 3 लाख का बंदोबस्त वहां किया। तो इस तरह अचानक उनकी परेड कराई जाती है, उनके कमरों की रोशनियां बंद कर दी जाती हैं, कभी उनको थ्रेट किया जाता है, कभी उनको बेटे को मार देने की धमकियां दी जाती हैं, कभी क्या होता है। तो अचानक शबनम जो होती है वो बहुत ज्यादा प्रेशराइज हो जाती है और अचानक फिर वो क्या करते हैं, वो एक चारपाई पर शबनम और उसकी नौकरानी को बांध देते हैं, दूसरे पर रॉबिन घोष और उसके जो नौकर होते हैं उनको बांध देते हैं और इस तरह एक सुजुकी वैन के अंदर सामान रखकर वो वहां से चले जाते हैं। 4 दिन पहले सेम किस्म का जो इंसिडेंट हुआ था वो एक फिल्मी अदाकारा जुमुर्द के साथ बिल्कुल सेम इसी तरह की एक दहशतगर्दी हुई थी। तो कहते हैं कि जो एसएम जफर साहब जो अपने जमाने के बहुत मशहूर वकील हैं जिनकी किताब है मेरे मशहूर मुकदमात जिससे मैंने ये एक चैप्टर लिया है, शबनम और रॉबिन घोष उनको मिलने जाते हैं और उनको सारी वारदात का बताते हैं। तो आगे से वो कहते हैं जनाब ये तो जो केस है वो तो सरकारी वकील का केस बनता है। तो शबनम जो होती हैं वो रोना शुरू कर देती हैं और उनके आंखों से आंसुओं की एक लड़ी लग जाती है और एसएम जफर साहब की जो बेगम होती हैं वो उनको टिश्यू दे रही होती हैं और वो आंखें साफ करती हैं और रॉबिन घोष जो अपनी बीवी को यानी रिलैक्स कर रहे होते हैं वो एसएम जफर साहब को कहते हैं कि अगर आपने ये केस नहीं लड़ा तो शबनम साहब कहती हैं कि मैं बरूने मुल्क चली जाऊंगी और इस केस से मैं बर्खास्त हो जाऊंगी क्योंकि अब भी वो फोन पर मेरे बेटे को धमकियां देते हैं, मुझे भी थ्रेट करते हैं। तो रॉबिन घोष ने कहा इस किस्म की धमकियां जो होगी अब तो ये सिलसिला बंदा रहेगा जब तक इस केस का फैसला नहीं आ जाता। तो एसएम जफर साहब फिर अचानक वहां मोहम्मद अली साहब फिल्मी अदाकार और नदीम भी आ जाते हैं, वो उन्हें मोटिवेट करते हैं कि जनाब जो चीफ मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर और खासकर जो लाहौर के मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर हैं वो कहते हैं कि आप इस केस को यानी हैंडल कीजिए, हम आपको स्पेशल प्रोसिक्यूटर यानी सरकारी प्रोसिक्यूटर के तौर पर आपकी खिदमत जो हैं वो इस मुकदमे में हम आपकी खिदमत में लेंगे। और वो एसएम जफर साहब को मोटिवेट करते हैं। एसएम जफर साहब कहते हैं कि असल में मैं जो मुत्तहद अदालतें हैं वहां पर केस लड़ने को अब यानी वह खत्म कर चुका था क्योंकि मैं हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के केसेस लड़ा करता था, लेकिन फिर भी मुझे अचानक एक दिन फोन आता है और मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर ऑफ लाहौर का फोन आता है कि जनाब आप इस केस के अंदर जो स्पेशल मिलिट्री कोर्ट नंबर 6 है वहां पर आपने शबनम और रॉबिन घोष के केस को आपने हेयरिंग करनी है। तो इस तरह मैं इस मुकदमे में तैयार हो गया और मैंने शबनम और रॉबिन घोष को कहा कि मैंने अपने घर में आकर वो जो जाए वारदात है वो जो जाए वकूआ है उसको मुकम्मल मैंने अपनी आंखों से देखना है। फिर मैंने वो दीवार देखी जहां से वो 5 मुजरम जिसके अंदर फारूक अहमद खान बंदियार, वसीम याकूब बट, ताहिर तनोली, जमील अहमद चट्ठा, जमशेद अकबर शाही,
मोहम्मद मंसूर और आगा अकील अहमद, ये 5 डाकू थे जो अच्छे खासे घरानों के चश्मो चराग थे और गवर्नमेंट कॉलेज में बाकायदा वो तालीम हासिल कर रहे थे, लेकिन बिगड़े हुए पैम्पर्ड चाइल्ड थे और रातों रात वो अमीर होना चाहते थे। और इस किस्म की वारदातों के अंदर यानी उन्होंने पुलिस की यानी नाक में दम कर रखा था। तो फिर जो स्पेशल कोड नंबर मिलिट्री कोड नंबर 6 बनी, उसका जो यानी मिलिट्री जो उसका जो यानी प्रेसिडेंट था, उसका नाम था यानी कर्नल खालिद अदीब साहब, एक मेजर साहब थे, और एक कबीर अहमद साहब जो दफ़ा 30 के मजिस्ट्रेट थे। उन्होंने इस मुकदमे को हैंडल करना था। फिर मैंने शबनम के घर गया और सारे का सारा सिचुएशन को मैंने अपनी आंखों से देखा कि वो चारपाई, वो पलंग जिस पर शबनम और उसकी नौकरानी को बांध दिया गया था, दूसरे पलंग जिस पर यानी रॉबिन घोष और उसके बाकी नौकरों को बांध दिया गया था, और थर्ड कमरा जिसके अंदर उनका बेटा रोनी सो रहा था, उसको थ्रेट करने का यानी मैं सारे का सारा अपनी आंखों से देखा। फिर मैंने मतलूबा जिस दिन यानी अदालत के अंदर केस चलना था, मैंने 2-3 घंटे पहले शबनम को वहां ले गया और बताया कि ये जो जगह है यहाँ पर 3 जजेस साहब बैठे होंगे। तो शबनम ने पूछा क्या मैंने तीनों को जवाब देने हैं, तो उन्होंने कहा कि आप दरमियान वाले जो प्रेसिडेंट साहब होंगे उनके सवालों के आपने उन पर नजर रखकर आपने जवाब देना है। वो जो जगह है वहां पर 5 मुजरम बैठे होंगे या खड़े होंगे। जब मैंने मुजरमों का नाम लिया तो शबनम की आंखों में फिर तज़िब और एंजाइटी और फ्रस्ट्रेशन और डिप्रेशन के जज्बात जो थे वो उभर आए। लेकिन क्योंकि फिल्मी अदाकारा थी और उन्होंने पाकिस्तान की कई फिल्मों के अंदर इस किस्म के सीन अपनी आंखों से देखे थे और मैंने भी उनकी काफी ज्यादा प्रेपरेशन करवा दी थी, तो फिर जब मतलूबा दिन केस शुरू हुआ तो मैंने उन पर जो चीफ मैंने उनसे करना था, तो मैंने उनसे पहले आम किस्म के सवाल करना शुरू किए कि जनाब आपके साथ कब वारदात हुई और आपके पास उस वक्त कौन था और आपके ड्राइंग रूम में कौन और मौजूद था, और थर्ड क्या आखिर में मैंने जब सबसे ज्यादा मुश्किल सवाल किया कि क्या आप अदालत के अंदर उन मुजरमों को अपनी आंखों से पहचान सकती हैं, तो शबनम जो थी वो काफी ज्यादा परेशान हो गई, वो काफी ज्यादा डिस्टर्ब हो गई, और मुजरम जो थे वो भी साइकोलॉजिकली नफ्सियाती तौर पर शबनम को काफी ज्यादा वो डराने धमकाने की कोशिश कर रहे थे। कभी वो आपस में यानी खुसर फुसर कर रहे थे, कभी वो खिसियानी बिल्ली की तरह वो हंस भी रहे थे, और यानी वो बातों बातों में शबनम को ये बता रहे थे कि हमने तेरे बेटे को फिर दोबारा अगवा कर लेना है और तुम्हें फिर जरा यानी कॉर्पोरल किस्म की तुम्हें पनिशमेंट देंगे। कहते हैं कि एसएम जफर साहब कहते हैं कि इस किस्म के मुकदमात के अंदर औरतें जो होती हैं, जो खासकर जिनके साथ जुल्म और सितम होता है, जिनके साथ रेप होता है, औरतों को चाहिए कि वो बड़े तहम्मुल से यानी वकील सफाई के जो क्रॉस एग्जामिनेशन है उसके अंदर जवाब दें, और जहां तक उनके अपने वकील का तल्लक है उसका जो एग्जामिनेशन इन चीफ होता है उसके अंदर भी बड़े तहम्मुल और सब्र तहम्मुल से जवाब दें, क्योंकि उनकी वो विक्टिमाइजेशन तो हो चुकी होती हैं। क्या वो चाहती हैं कि आने वाली औरतों के साथ भी इसी किस्म का वाकया पेश आए? तो मैंने शबनम को फिर मेंटली काफी ज्यादा तैयार किया, और जब उनसे पूछा कि क्या आप मुजरमों को पहचानती हैं, तो काफी ज्यादा परेशान थी। तो जो प्रेसिडेंट साहब थे उन्होंने बड़े बरमला तरीके से कहा कि शबनम साहबा आपकी गवाही पर ही यह केस माकूफ है और आपने ही इसका जवाब देना है। यानी उनकी जो थ्रेट थी, उनका ये जो पोस्चर था वो बहुत ज्यादा जबरदस्त किस्म का यानी कारगर साबित हुआ। और वैसे भी एसएम जफर साहब कहते हैं कि मेरे साथ उस वक्त जो लेडीज मेरी सबॉर्डिनेट्स थी उसमें अनीस अंजम, शामी साहबा और मंसूरा साहबा थी, जिनको देख के शबनम काफी ज्यादा रिलैक्स हो गई, और खासकर प्रेसिडेंट का जो यानी थ्रेट था वो काफी ज्यादा कारगर साबित हुआ। और शबनम ने फिर आखिर बताना शुरू कर दिया कि ये फरूक अहमद खान बंदियाल साहब हैं, इनके हाथ में खंजर था, ये वसीम यकूब भट्ट हैं, इनके हाथ में 2 नाली गन थी, ये ताहिर तनोली हैं, इनके हाथ में पिस्टल था, और जमील अहमद चट्टा के पास ये चीज थी। इस तरह उन्होंने सारे के सारे मुजरमों को बिल्कुल यानी बड़ी तसल्ली से और बड़े तहम्मुल तरीके से बता दिया। फिर 2-3 तारीखों के बाद उन पर क्रॉस एग्जामिनेशन शुरू हो गया। बड़े अजीब और गरीब किस्म के उनसे सवालात पूछे गए। एक सवाल तो पूछा गया कि जब आप पर ये वारदात हुई तो क्या आपने शोर किया था? तो शबनम ने आगे से जवाब दिया कि चाहे उसे आप शोर कहें, चाहे उसे आप चीखें कहें, चाहे उसे आप मेरा एक नेचुरल रिएक्शन शो करें, जो भी है मैंने ऐसा एक्शन शो किया, तो इस पर अदालत का बहुत अच्छा असर साबित हुआ। सेकंड क्वेश्चन उन्होंने किया कि आपके ज़माने की और कौन सी ज़बरदस्त किस्म की हीरोइंस हैं? तो शबनम ने आगे से जवाब दिया कि ज़ेबा, मुमताज़, बाबरा शरीफ,
اور اس طرح انہوں نے نیلو اور اس طرح کے جوابات دیے تو جس سے عدالت جو تھی وہ کافی زیادہ مطمئن ہونا شروع ہو گئی. اور تھرڈ قسم کا عجیب و غریب کوشچن ان سے شروع کیا گیا کہ آپ پر حد کے عزت اور ان کی ڈیفیمیشن کے متعلق بھی ایس ایم ظفر نے کہا کہ نیکسٹ اگر اس قسم کے سوالات پوچھیں گے تو جناب ہم حق بجانب ہو گئے شبنم کی طرف سے آپ پر، یعنی وکیل صفائی پر اور ان کے جو مجرموں ہیں ان پر ہم ڈیفیمیشن کا کیس کر دیں گے. تو عدالت نے آگے سے پھر کہا کہ نیکسٹ اگر کوشچن کرنا ہے تو عدالت کو کانفیڈنس کے اندر لے کر آپ نے اس طرح کے تو وکلا صفائی کے اندر جو تھے ڈاکٹر خالد رانجھا صاحب تھے، مظفر قادر صاحب تھے، عاشق حسین صاحب تھے، رانا اعجاز احمد تھے، ڈاکٹر باسط وغیرہ موجود تھے. انہوں نے بہت سے شبنم پر ایسے کراس ایگزامینیشن کیے، پریشان کرنے کی کوشش کی، اسے ڈسٹرب کرنے کی کوشش کی، اسے مینٹلی اور فزیکلی ٹارچر کرنے کی کوشش کی. لیکن شبنم کو میں نے بہت زیادہ اس کی پری پریپریشن کروائی ہوئی تھی، اس کو بہت زیادہ اس پورے ٹرائل کے متعلق میں نے پہلے ہی بتایا ہوا تھا کہ اس قسم کے آپ پر سوالات کی بچھاڑ کر دی جائے گی. تو آپ نے بڑے تحمل سے، بڑے صبر و تحمل سے، بڑے پیشنس سے اور بڑے کول مائنڈڈ ہو کے آپ نے ان سوالوں کے جواب دینے ہیں. تو شبنم نے میری توقعات کے بالکل مطابق ہی انہوں نے سوالات کے جوابات دیے. تو آخر کا اس کیس کا یہ فیصلہ سنایا گیا کہ جو جج صاحب تھے، تینوں جج صاحب، انہوں نے یہ یونینیمسلی یہ کہا کہ ان مجرموں کو سزائے موت دینی چاہیے کیونکہ انہوں نے ایک شریف عورت کے ساتھ مولیسٹ کیا ہے اور اس کے گھر پر ڈاکہ ڈالا ہے اور اس کے بیٹے کو دھمکیاں لگائی ہیں قتل کرنے کی، جس کی وجہ سے رونی جو ہے وہ انگلینڈ میں تعلیم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا. اور آج جو ہیں آج اس قسم کے واقعات کی اگر روک تھام نہ کی گئی تو شرفا کی عورتیں جو ہیں وہ کبھی محفوظ نہیں رہ سکتی. آپ نے اکثر ایس ایم ظفر صاحب کہتے ہیں کہ اکثر دیکھا ہے کہ شبنم صاحبہ جو تھیں پاکستانی پنجابی اور اردو فلموں کی بہت زبردست قسم کی ہیروین تھیں. بہت سے لوگ جب کام سے تھکے ماندے واپس آتے تھے تو ان کو کتھارسس مہیا کرتی تھی، ان کے آؤٹ لیٹ آف جذبات کا انخلاء ہوتا تھا. وہ جب ان کی فلمیں دیکھتے تھے تو بہت زیادہ مینٹلی اور فزیکلی اور اسپرچولی وہ ریلیکس ہو جاتے تھے. لیکن جب ایس ایم ظفر صاحب نے اس کیس کو اپنے ہاتھ میں لیا تو کہتے کہ میرے ایک بہت ہی قریبی دوست بھی تھے جن کا بیٹا اس کیس کے اندر مجرم بھی تھا، اور مجھے یہ بھی شرم کے بارے میں ڈوب رہا تھا کہ گورنمنٹ کالج لاہور جو بہت بڑا ایک ایلیٹ کلاس کا ایک ادارہ ہے جس کے اندر میں نے تعلیم حاصل کی اور میں اس کا ڈیبیٹر بھی بنا اور بہت زیادہ میں نے تقریر کا فن وہیں سے حاصل کیا. آج جو میں اتنا زیادہ کامیاب وکیل ہوں اس کے پیچھے گورنمنٹ کالج کی ڈیبیٹس اور خاص کر وہ جو ڈسکشنز اور خاص کر وہ جو میری اسپیچ کمپٹیشنز اس سے میں نے بہت کچھ ایسا کیا. تو آخر میں جب اس کیس کا فیصلہ سنایا گیا تو ان پانچوں مجرموں کو سزائے موت کی پھانسی کی سزا ہوئی اور جنرل محمد ضیاء الحق کے دور کے اندر جی ایچ کیو نے اس فیصلے کی توثیق کر دی. لیکن بعد میں پھر ان کے مجرموں کے والدین کی طرف سے، ان کے وکلا کی طرف سے پھر صدر صاحب سے رحم کی اپیلیں ہو گئیں. اور مجھے بھی جہاں تک ایس ایم ظفر صاحب کہتے ہیں کہ مجھے بھی ان مجرموں کو قریب سے دیکھنے کا پتہ چلا تو وہ مجرم جو تھے وہ بظاہر مجرم تھے لیکن در حقیقت وہ شرفا کے بیٹے تھے. وہ اصل میں اس قسم کے وارداتیں نہیں کرنا چاہتے تھے، وہ راتوں رات امیر ہونا چاہتے تھے، وہ راتوں رات شہرت کی بلندیوں پر پہنچنا چاہتے تھے. انہوں نے بے راہ روی کا طریقہ اڈاپٹ کر لیا تھا اور اس طریقے پر چلنے سے ان کی جو ریپوٹیشن جو ملیسٹ ہوئی تھی نہ صرف ان کی بلکہ اور بھی بہت سے خاندانوں کو انہوں نے ذلیل و خوار بھی کیا تھا. تو آخر میں نے بھی صدر صاحب سے یہی اپیل کی کہ ان کی سزا موت جو ہے اس کو عمر قید میں چینج کر دی جائے. اور جہاں تک شبنم اور ان کے ہسبینڈ روبن گوش اور رونی کا تعلق تھا وہ بھی چاہتے تھے کہ اس کیس میں مجرموں کو سزائے موت سزا نہ سنائی جائے تاکہ مزید ہماری جو اینمٹی ہے، ہماری جو دشمنی ہے وہ زیادہ نہ بڑھے اور اس طرح یہ جو ان کو سزائے موت ہوگی ہمیں اور زیادہ تھریٹس ملیں گے. تو اس طرح یہ جو کیس تھا اس کو پھر ختم کر دیا گیا اور ان کو عمر قید میں چینج کر دیا گیا. پھر آج شبنم جو ہیں وہ بنگلہ دیش ڈھاکہ کے اندر مقیم ہیں اور ان کا ہسبینڈ روبن گوش جو پاکستان کے اندر بڑی اعلیٰ قسم کی فلمی دھنیں انہوں نے تھیں اور پاکستان کی موسیقی کو بہت بام عروج تک پہنچا دیا، اب اس دنیا میں موجود نہیں ہیں. شبنم جو ہیں وہ بیسیکلی ہندو خاندان کی ہیں اور روبن گوش جو تھے وہ عیسائی خاندان کے تھے. لیکن میں آخر میں
यही दुआ करता हूँ कि शबनम जहाँ भी रहें अल्लाह ताला उन्हें खुश रखे, और ख़ासकर पाकिस्तानी फिल्मों के अंदर उन्होंने जो ज़बरदस्त किस्म के अदाकार यानी अदाकारी के जौहर दिखाए हैं वो ता क़यामत सलामत रहेंगे। और पाकिस्तानी खासकर ऑडियंस के अंदर उन्होंने जो बहुत ज़्यादा उनको एक आउटलेट ऑफ पैशन दिया है, उन्हें बहुत ज़्यादा यानी कथारसिस किया है, उनको बहुत ज़्यादा खुशियाँ फराहम की हैं, और पाकिस्तान की ऐसी ऐसी फिल्में जो पाकिस्तान की पैट्रियटिज़म हुब्बुल वतनी के मतलब उसको जज्बे को उजागर करती हैं, मैं हमेशा पाकिस्तानियों की तरफ से उनको ट्रिब्यूट पेश करता हूँ, और उनके लिए यही दुआ गो हूँ कि वो जहाँ भी रहें वो ता क़यामत सलामत रहें। और आखिर में यही कहूँगा, सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक इट, बी रिस्पेक्टफुल टुवर्ड्स द वेमेन। हमें औरतों की तरफ हमेशा बाअदब रहना चाहिए और उनकी इज्जत व आबरू का ख्याल रखना चाहिए, जिस तक हमें अपनी बेटियों, अपनी बहनों और अपनी माँ की इज्जत का बहुत ख्याल होता है। इसी तरह हमें चाहिए कि दूसरों की औरतों को भी हम इज्जत व एहतराम से देखें। खुदा हाफिज, विश यू गुड लक।